हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा अब हम करेंगे। गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो कभी कुषाणों का सामंत हुआ करता था। श्रीगुप्त श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया। इसके संस्थापक हैं और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख से। अभिलेख से साक्ष्य मिलता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त और घटोत्कच इन दोनों लोगों ने महाराज की उपाधि धारण किया। मतलब ये माना जाता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये कुषाणों के अंतर्गत एक उपराज्य के रूप में कार्य करते रहे होंगे। कुषाण का साम्राज्य बढ़ता गया था और जब कुषाणों का पतन हुआ तो छोटे छोटे राज्यों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया और उसमें से गुप्त साम्राज्य में होनहार शासकों के वजह से यह एक साम्राज्य का आकार ले लिया। यानी एक तरफ सिंधु नदी और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के इधर हिमालय, यानी गुप्तों का एक छोटा सा साम्राज्य था। एक तरफ हिमालय था, दूसरी तरफ सिंधु नदी और इधर नर्मदा नदी। ये यानी कि नर्मदा नदी के बाद में वाकाटक राज्य कर रहे थे और इधर गुप्त राज्य कर रहे थे। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। माना जाता है कि पहले जो राजा स्वतंत्र नहीं होते थे वो महाराज की उपाधि धारण कर लेते थे, लेकिन यदि उपाधि मिले महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, श्री विजय, ऐसी उपाधियां धारण करे, परम भागवत, तो समझिए कि स्वतंत्र शासक रहे होंगे। गुप्त साम्राज्य की कहानी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने भी शुरुआत एक सामंत की भांति किया, लेकिन आगे चल करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। संस्थापक श्रीगुप्त और उसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच शासक बने। इन दोनों लोगों ने स्वतंत्र रूप से शासन किया हो इसकी संशय है, लेकिन एक नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्ता साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि 319 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब इन्होंने एक संभवत गुप्त संभवत शुरू किया था। गुप्त संभवत यानी कोई भी शासक संभवत तब प्रारंभ करता है जब वह स्वतंत्र रूप से राज्य करता हो। यानी इन्होंने एक संभवत चलाया, गुप्त संभवत, और दूसरा इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया। स्वयं का नाम लिखवाया और इन्होंने अपनी शक्ति को और आगे कब बढ़ाया? हो सकता है कि जब इन्होंने यानी गुप्तों ने साम्राज्य की स्थापना किया था तो छोटे सामंत रहे हों, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी बड़ा राजवंश हुआ करता था, उनके राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। क्या किया इन्होंने? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के 3 कार्य। पहला तो ये उपाधि में, राज्याभिषेक के समय उपाधि में धारण करते हैं महाराजाधिराज। महाराजा धीराज, पहला गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दूसरा, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है तब गुप्त संभवत चलाया, चांदी का सिक्का जारी किया, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। इसके बाद में समुद्रगुप्त शासक बनते हैं। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अच्छा, एक बात समझ में यह नहीं आता है कि जब कोई विदेशी शासक या विदेशी लेखक जब भारतीय शासक की तुलना करता है तो उसकी तुलना अपने शासकों से करता है। वो ऐसा नहीं कहता, भाई ऐसा भी तो कहा जा सकता था कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को, भाई नेपोलियन जो है ये बाद में शासक हुए, समुद्रगुप्त पहले शासक हुए, तो समुद्रगुप्त तो इनका नकल नहीं किए होंगे, यही ना इनका नकल किए होंगे। और अगर ये नकल किए नेपोलियन तो ये कहना चाहिए था स्मिथ महोदय को कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, लेकिन वो इनको बढ़ा करके दिखाए और इनकी उपमा समुद्रगुप्त को किए। लेकिन चलिए, लेखक वहाँ के हैं, जब हम अपनी किताब लिखेंगे तो हम इसको उल्टा कर देंगे। भाई हमारे देश के हैं, हम अपने हिसाब से रखेंगे, इन्होंने अपना रखा है। यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्होंने श्री विजय की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त ने कई विजय किया। उन विजय में माना जाता है कि 12 राज्यों को एक साथ ही पराजित कर देते थे। समुद्रगुप्त का जो ये सब जितना बताया जा रहा है कि यहाँ पे मारे, वहाँ गिराए, वहाँ मारे, वहाँ गिराए, ये सब इनके एक दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा।
प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है। इन्हीं अभिलेखों में हर्षेण ने खूब प्रशंसा किया है। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा परक, यानी प्रशंसा में लिखा गया हो। जैसे कि हनुमान जी के कार्यों को किसी ने देखा नहीं, लेकिन आरती में बताया गया है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, सब किया। हनुमान जी कहे ठीक है, मेरी तारीफ कर चुके हो, तुम्हारा मकसद क्या है वो बताओ। तब इंसान अपना मकसद बताता है कि प्रभु हम चाहते हैं हम पास हो जाएं, हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में हर्षेण ने खूब लिखा। तब उनसे समुद्रगुप्त खुश हुए, बोले भाई हमारी तारीफ इतना कियो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, राजकवि बने हुए हैं, बस ये हमें परमानेंट कर दीजिए। महोदय हमेशा के लिए उनके यहाँ दरबारी कवि बन गए। प्रशंसा में प्रशस्ति पर अभिलेख लिख करके अपना स्थान को सुनिश्चित कर लिया। अब जब गुप्त साम्राज्य बना तो उसे कई जगह पे 5 भागों में माना जाता है कि विभाजित कर दिया गया। 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला भाग है गंगा यमुना दोआब। देखिए दोआब क्या होता है? 2 नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। आब पानी को कहते हैं। देखिए गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। गंगा जी, यमुना जी, और ये जो क्षेत्र है यही गंगा यमुना दोआब है। आब मतलब पानी, 2 पानी के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो पहला जो इन्होंने बांटा तो गंगा यमुना दोआब, यानी एक प्रांत इन्होंने गंगा यमुना दोआब का कर दिया। इसे आर्यावर्त राज्य प्रसबोद्धरण कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावर्त राज्य प्रसबोद्धरण। माना जाता है कि गंगा यमुना दोआब में बहुत श्रेष्ठ लोग रहते थे। अब ज्ञानी वानी सब लोग यहीं रहते थे, फिर हिमालय पे तपस्या करते थे। तो आर्यावर्त का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का स्थान। तो इसे जो है आर्यावर्त राज्य प्रसबोद्धरण कहा गया। यानी कि इस प्रांत को आप यहां पे देख सकते हैं। दूसरा क्षेत्र देखिए, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र वाकाटक है, यहाँ पे राज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे चोल हैं, धीरे धीरे चोल दक्कन के लोग आ गए हैं। अब है पूर्वी हिमालय नंबर 2 पे। अब जो पूर्वी हिमालय है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे नेपाल, असम, बंगाल, इनको मिला करके एक प्रांत इसे बना दिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो यहां से दूसरा प्रांत याद रखिए। तीसरा हुआ आटविक राज्य। आटविक का मतलब होता है जंगल, यानी जो जंगली क्षेत्र थे विंध्याचल के, दक्कन के जो जंगली क्षेत्र थे उसको अलग करके एक राज्य बना दिया गया, आटविक राज्य। अब आटविक राज्य कहाँ थे? तो ये जो क्षेत्र है, ये विंध्याचल वाला, ये जो यहाँ पे जंगल था, तो जंगली क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया, यानी इसे कहा गया आटविक राज्य। तो आप इसको तीसरे नंबर पे समझ लीजिए, तीसरे पे समझ लीजिए। चौथा है पूर्वी दक्कन और दक्षिणी भारत।
पूर्वी दक्कन और दक्षिणी भारत। अब एक सीमा के बाद इधर गुप्तों का लेना देना नहीं है, और ये है पूर्वी दक्कन और ये है दक्षिणी भारत, दोनों मिला करके एक प्रांत इन्होंने बना दिया। कुछ सीमाएं ऊपर नीचे रही होंगी, तो यहाँ पे बना दिया चौथा प्रांत। यानी कि जो दक्षिण भारत के प्रांत को जीता गया, इन्होंने जीता तो जीतने के बाद में क्या किया, इन्होंने छोड़ दिया। समुद्रगुप्त ने कब्जा नहीं करना चाहा, दक्षिण के प्रांतों को जीतने के बाद छोड़ दिया, इसलिए ग्रह मोक्षानुग्रह कहा गया। ग्रह मोक्षानुग्रह, इसका मतलब यह हुआ कि पहले मैंने जीता, फिर मुझे मोहब्बत हुई, मोह दया आ गई और मैंने इन्हें मोक्ष प्राप्त कर दिया, यानी मैंने छोड़ दिया। दक्षिण के राज्यों को जीतने के पश्चात समुद्रगुप्त ने कहा कि ग्रह मोक्षानुग्रह, यानी कि मुझे मोहब्बत हुआ, मुझे दया आई और मैंने राज्यों को छोड़ दिया, यानी जीतने के बाद छोड़ दिया। और पांचवा है शक और कुषाणों के नाम मिलते हैं। माना जाता है जो अफगानिस्तान में, अब यहाँ तो कुषाण शक जा चुके, लेकिन राज करते थे तो कुछ कहीं तो राजा बनेंगे, तो वो अफगानिस्तान में जो शक और कुषाण राज कर रहे थे उनको भी इन्होंने जीता, लेकिन उनको भी छोड़ दिया दया करके, और उसे धर्म विजय कहा गया। माना गया कि धर्म विजय को समुद्रगुप्त ने अपनाया और धर्म विजय अपनाने के पश्चात उन्हें छोड़ दिया राज्य करने के लिए। यानी कि इनके कथनानुसार समुद्रगुप्त ने कई युद्ध जीते, व्यापार में निपुण थे, राज्यों को कई भागों में बांट दिया, लोगों को जीतते थे लेकिन ये छोड़ देते थे। इन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए लिच्छवी दौहित्री कहा। दौहित्री का मतलब होता है नाती, मतलब लिच्छवी इनके नाना थे, लिच्छव वंश के लोग, इनका ननिहाल था, तो अपने ननिहाल को अपने उपाधियों में शामिल करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों में प्रशंसाएं ज़्यादा दिखती हैं, वास्तविकता कम, और इसीलिए दूसरे के नाम का सहारा लेना पड़ता है। एक तरफ चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैंने लिच्छवी से, राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनसे उच्च रहे होंगे। एक तरफ समुद्रगुप्त कहते हैं कि मैं लिच्छवी दौहित्री हूँ, विजय करना मेरी नसों में है, मतलब कि अपने बाप को नहीं अपने नाना मामा को याद करते हैं। मतलब ठीक है, याद करें, काहे ना याद करें, नाना मामा कम थोड़े होते हैं, आधा खून तो उनका भी होता है। लेकिन इन्होंने अपने को लिच्छव दौहित्री कह के एक सम्मान की जो है अनुभूति महसूस की है। इससे पता चलता है कि इन लोगों का से ताकतवर इनके ननिहाल के लोग थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये लोग शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए। 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए। देखिए, कोई राजा जिसमें ज़्यादा रुचि रखता है उसी प्रकार की तस्वीर खिंचवाता है। तो इन्होंने पहला जो स्वर्ण सिक्का जारी किया गरुड़ प्रकार का, पहला जो है जारी किया वो गरुड़ प्रकार का। तो सिक्के के एक भाग में इन्होंने गरुड़ ध्वज को लगवाया। देखिए, गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, और गरुड़ ध्वज गुप्त साम्राज्य का पताका होता था, गरुड़ जरूर बना होता था। और दूसरे भाग पर इन्होंने अपनी उपाधि अंकित किया है, पराक्रमः। यह कौन सा सिक्का है?
ये गरुड़ प्रकार का सिक्का है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है दूसरा सिक्का धनुर्धारी प्रकार का। एक हो गया गरुड़ प्रकार का, दूसरा है धनुर्धारी। तो एक तरफ धनुष और बाण बना हुआ है, और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा रखा है अपृत रथा। अपृत रथा यानी कि मुख्य भाग पर धनुर्धारी प्रकार यानी धनु और बाण लिखा बना हुआ है, और पृष्ठ भाग पर अपृत रथा लिखा हुआ है। यानी कि पहला प्रकार का हो गया गरुड़ प्रकार, दूसरा प्रकार का हो गया धनुर्धारी प्रकार। यानी कि मान लीजिए राजा हैं और इनके हाथ हैं, ये उठाए हैं धनुष बाण, दमताने खड़े हैं। तीसरा प्रकार का है परशु प्रकार का। परशु मतलब होता है फरसा लिए हुए। तीसरा प्रकार है फरसा लिए हुए हैं, यानी परशु प्रकार का। और पृष्ठ भाग में यानी पीछे लिखा हुआ है एक देवी की आकृति बनी हुई है। एक देवी समझ लीजिए अपने हिसाब से, देवी कौन सा आकार का जो मन में बना लो, ये आकार हो गया। और लिखा हुआ है उपाधि कृतांत परशु, यानी कृतांत परशु प्रकार का यानी फरसा प्रकार का सिक्का। मतलब ये दिखाते हैं, देखिए गरुड़ प्रकार भगवान के लिए है, एक तरफ धनुष बाण लिए हैं कि मैं इसमें सक्षम हूँ, दूसरा परशु लिए हैं, फरसा लिए हुए हैं, दिखाते मैं इसमें ताकतवर हूँ। अगला जो होगा व्याघ हनन यानी बाघ को मारते हुए दिखाया जाएगा इनको, मतलब कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि बाघ को मार देता हूँ। व्याघ प्रकार का सिक्का यानी जो बाघ का मारने वाला है उसमें उपाधि है व्याघ्र पराक्रमः, यानी बाघ को मारकर पराक्रम दिखाने वाले राजा। मतलब ऐसे राजा जो बाघ को मारकर पराक्रम यानी खेल खेल में बाघ को मार देते हैं, ये है समुद्रगुप्त, हद है। अगला है अश्वमेघ प्रकार का। तो माना जाता है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, और अश्वमेघ यज्ञ चक्रवर्ती राजा करवाते हैं। चक्रवर्ती राजा अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं, तो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया होगा, और इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ प्रकार का इन्होंने सिक्का जारी किया और उपाधि अश्वमेघ पराक्रमः रखा। और अगला है बीड़ा वादन प्रकार। इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसे राजा कि ये युद्ध भी करते हैं, ऐसे राजा अश्वमेघ यज्ञ भी करते हैं, ऐसे राजा जो फरसा भी चलाना जानते हैं, ऐसे राजा जो गाना गाना जानते हैं, ऐसे राजा जो बीड़ा बजाना जानते हैं। यानी बीड़ा बजाते हुए राजा को दिखाया गया है कि राजा हैं और बीड़ा बजा रहे हैं, बढ़िया बैठे हैं एकदम सरस्वती जी बने, बीड़ा बजा रहे हैं। मतलब कितने शांति प्रवृत्ति के लोग हैं ये। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र थे राधागुप्त। राधागुप्त जब राजा बने समुद्रगुप्त के पश्चात, तभी शकों ने आक्रमण कर दिया और राधागुप्त से कहा कि या तो युद्ध करो
या तो अपनी पत्नी हमें सौंप दो। ध्रुव देवी नाम था इनकी पत्नी का। तो राधा गुप्त ने क्या किया कि राज्य बचाने के लिए युद्ध करने की अपेक्षा अपनी पत्नी को सौंप दिया। इनकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। शकों ने इनकी पत्नी को साथ में लिया और चलने लगे। यहीं पे कहते हैं कि खून का खून खौल जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का खून खौल गया। इन्होंने पहले तो तलवार उठाया और इनको कुछ नहीं कहा, पहुंचे, शकों को मार दिया और ध्रुव देवी को छुड़ा लाए। उसके बाद अपने भाई को भी मार दिया और ध्रुव देवी से विवाह किया और स्वयं राजा बन गए। यानी कि एक कायर राजा की भांति ना होकर के, युद्ध करके, वीरों की भांति इन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया। औरत औरत औरत, जितने भी युद्ध हुए ज़्यादातर औरतों के लिए हुए। पता नहीं क्या होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जब राजगद्दी संभाला 375 ईस्वी में, इन्होंने अपनी नीतियां निर्धारित किया कि वैवाहिक संबंध, युद्ध नीति और कूटनीति। देख, कूटनीति तो खैर सब में लागू होता है, चाहे युद्ध में हो, वैवाहिक हो, सब में, तो इसका कोई स्थान ज़्यादा नहीं होता है और बहुत होता है। वैवाहिक संबंधों में नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया चंद्रगुप्त ने। किससे? कुबेर नागा। ये नागवंश की कन्या थी, बहुत ताकतवर कन्या थी और खूबसूरत तो बहुत थी, सुंदर कन्याएं। कुबेर नागा की सारी कन्याएं मतलब नागवंश की बहुत सुंदर थीं, एक नाग की तरह रहती थीं, काटती भी थीं। और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। प्रभावती गुप्ता का विवाह किया किससे? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। और तीसरा विवाह कदम राजवंश के राजा काकुत्स्थवर्मन की पुत्री। किसकी पुत्री? काकुत्स्थवर्मन। इनकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र कुमारगुप्त के साथ किया। यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने एक सुरक्षित राज्य को बनाया। सब तरफ से ये भी सुरक्षित हो गए, कहीं से युद्ध करके तो कहीं से विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। इनके विजय का जो उल्लेख है दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में चंद नाम करके नाम मिलता है। उसको माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था और उसमें बताया गया है कि शक विजय किए और सकारी नामक चांदी का सिक्का जारी किया। प्रश्न पूछा जाता है कि सकारी नामक सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। क्यों चलाया था? शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात। इनके यहाँ 9 रत्न होते थे। इनके दरबार में 9 रत्न, बहुत काबिल लोग। कहावत थी, एक से बढ़कर एक विद्वान मैंने देखा है चंद्रगुप्त के द्वार पे। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पे कालिदास, वाह भाई, कालिदास बहुत योग्य आदमी, पता नहीं कितने पुस्तक लिख डाले। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ज्ञाता जैसे मैंने बताया था पहले, जीवक, बिंबसार, चरक, कनिष्क, उसी तरह धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य के यहाँ निवास करते थे। आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक थे ये। इनके नाम पर ही धन्वंतरी भवन है लखनऊ में, धन्वंतरी विद्या के नाम से भी ये जाने जाते हैं। 12 मिहिर अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश लिखी है पुस्तक। अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपड़, वरुचि, ये लोग बहुत बड़े विद्वान थे। ये लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। मतलब कि कह सकते हैं कि जहाँ पे एक विद्वान कोई होता है वहाँ सकारात्मक ज्योति की भांति ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जहाँ 9 विद्वान रहते हों वहाँ सकारात्मक एनर्जी का क्या कहना। इन्हीं के समय में एक चीनी राजदूत यानी धर्मदूत कह सकते हो, ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, फाहियान। इन्हीं के समय में आए थे। 399 में आए थे और 414 में गए, यानी 15 साल ये थे यहाँ भारत में। 15 साल में बौद्ध धर्म के सभी जगहों पर इन्होंने दौरा किया था। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी बातें थीं वहाँ वहाँ फाहियान ने दौरा किया था। और राजगृह, बोधगया, ये सब यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र वो लौट आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो सिक्के जारी किए, देखिए धनुर्धारी पहले व्यक्ति कौन थे? समुद्रगुप्त। उसके बाद में सभी शासक ने ऐसे सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का और तांबा का सिक्का तीनों जारी किया। स्वर्ण सिक्के को दीनार कहा जाता था, रजत को रूपयक या रूपक कहा जाता था और तांबा तांबे होता था। यानी कि धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में इन्होंने श्री विक्रम उपाधि धारण किया है। श्री विक्रम उपाधि धारण किया है। छत्रधारी प्रकार का सिक्का और अश्वरोही सिक्का भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जारी किया था। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, ये ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त से उत्पन्न पुत्र थे। ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से उत्पन्न पुत्र थे। ये वही ध्रुव देवी हैं, रामगुप्त की पत्नी पहली वाली। ये इतने ही सम्मानित थे तो युद्ध जीत के लाए थे तो भाभी थी इनकी, इज्जत से भी रख सकते थे, लेकिन पत्नी बनाना जरूरी था इनको, क्योंकि इनको कुमारगुप्त को जन्म देना था। महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, परम भागवत की उपाधि धारण किए और इन्होंने भी मयूर प्रकार के सिक्का, अश्वरोही, गजरोही, व्याघ्रहंता, धनुर्धारी, सभी प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए। कुमारगुप्त के अभिलेख, इन्होंने कई अभिलेख जो है जारी किए, कई अभिलेख इन्होंने लिखवाया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख ऐसे हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे भिलसर का अभिलेख, कुमारगुप्त के शासन का प्रथम अभिलेख है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पाया गया है। भिलसर का अभिलेख प्रथम अभिलेख है। गढ़वा के 2 शिलालेख पाए गए हैं, इसमें इनको परम भागवत कहा गया है। परम भागवत कहाँ पे? गढ़वा के
अभिलेख में इनको कहा गया है। करमदंडा अभिलेख, देखिए करमदंडा अभिलेख जो है यहाँ पे शिव प्रतिमा पाई गई है। इस अभिलेख में पहले शिव जी बने हुए हैं, उसके बाद में लिखा हुआ है जो भी कुछ लिखा है, तो इसे माना जाता है कि यह शिव प्रतिमा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। शिव प्रतिमा के नीचे लिखा गया है। मनकुंवर का अभिलेख, मनकुंवर का अभिलेख बुद्ध प्रतिमा के रूप में है। पहले बुद्ध जी बैठे हुए हैं अपने आसन मुद्रा में, उसके बाद में नीचे लेख लिखा हुआ है। क्लास सांची अभिलेख, सांची अभिलेख में बताया गया है कि कुमारगुप्त ने संघ को, संघ मतलब बौद्ध धर्म, संघ को धन दान दिया है, धन दान किया है। इसे माना जाता है कि कुमारगुप्त का जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के तरफ था। ये बौद्ध बने तो नहीं थे, लेकिन बौद्धों को जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बनवाना और संघ को धन दान देना, बुद्ध प्रतिमा बनवाना, ये सब बताता है कि ये सहिष्णु रहे होंगे और या तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के तरफ इनका थोड़ा बहुत झुकाव रहा होगा। उदयगिरी गुहा लेख, इसमें बताया क्या गया है कि इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाता है कि एक तरफ जहाँ इनकी विद्वता दिखती है, जहाँ इनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ दिखता है, वहीं दूसरी तरफ दिखने लगता है कि ये शिव की भी प्रतिमा बनवाते हैं। वहीं उदयगिरी में जैन भिक्षु पार्श्वनाथ की मूर्ति भी लगवाते हैं। मतलब इन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात जो है, सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलने वाले शासक थे कुमारगुप्त। इन्होंने जैन धर्म के पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किया उदयगिरी गुहा लेख में। एक है तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को बताया गया है शरदकालीन सूर्य, मतलब ऐसे सूर्य जब प्रकट होते हैं तो उनके धूप जो है बहुत प्यारी लगती है, ऐसा बताया गया कुमारगुप्त को, तुमैन अभिलेख में बताया गया है। बंगाल से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। धनदेह ताम्रपत्र लेख है, धनदेह ताम्रपत्र लेख जो बंगाल से पाया गया है, उसमें बताया गया है कि कुमारगुप्त ने एक ब्राह्मण को धन दिया था, यानी 12 स्वामी, 12 स्वामी नामक जो ब्राह्मण था उनको इन्होंने भूमि दान दिया था, भूमि दान दिया और भूमि दान दे करके उनको सम्मानित भी किया, ऐसा बताया गया धनदेह ताम्रपत्र लेख में। धनदेह ताम्रपत्र लेख में ये सब बातें, इसे पता चलता कि कुमारगुप्त कितने काबिल और कितने योग्य शासक थे। दामोदर ताम्रपत्र लेख में बताया गया है इनके शासन व्यवस्था के बारे में। दामोदर ताम्रपत्र लेख में बताया गया है कि किस तरह का इनका शासन व्यवस्था था। बैग्राम ताम्रपत्र लेख में गोविंद स्वामी मंदिर इन्होंने बनवाया, बताया गया है। गोविंद स्वामी मंदिर, गोविंद स्वामी मंदिर से पता चलता है कि यह वैष्णव मंदिर रहा होगा, क्योंकि गोविंद कृष्ण भगवान का नाम है। यानी कि इन्होंने शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी को लेकर के चले हैं एक साथ, और इससे माना जाता है कि यह योग्य शासक था और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था।
स्कंदगुप्त यानी क्रमादित्य, क्या है, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों ने आक्रमण किया। ये आक्रमणकारी बर्बर लोग थे हूण, उसी तरह के जैसे शक कुषाण पहले आए ऐसे हूण थे आक्रमणकारी। और स्कंदगुप्त के समय में खुशनवाज के नेतृत्व में एक हूण आक्रमणकारी आए भारत, और स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित कर दिया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, भीतरी अभिलेख में। भीतरी अभिलेख में बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके कीर्तिमान स्थापित किया। और खुशनवाज के बाद में हूण नेता हुए तोरमाड़, इन्होंने भी आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने इन्हें भी पराजित किया। उसके बाद में मिहिरकुल हूणों के नेता बने। लेकिन कहा जाता है, ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है, ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है कि मिहिरकुल शिव भक्त था। मिहिरकुल शिव भक्त था। इसे माना जाता है कि अब हूणों से युद्ध समाप्त हो गया होगा और मिहिरकुल जो है भारतीय प्रवृत्ति में शामिल कर लिया होगा अपने आप को और शिव भक्त बन गया होगा। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के द्वारा, यानी कि जो जूनागढ़ था, सौराष्ट्र के गवर्नर थे स्कंदगुप्त के समय में, पर्णदत्त, और जूनागढ़ के प्रशासक थे, क्या नाम उनका, चक्रपालित। यानी पर्णदत्त ने चक्रपालित के सहयोग से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। किसका करवाया, सुदर्शन झील का। यानी स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के सहयोग से करवाया। यानी गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में जो है, अभिलेख में 4 शासक वही मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। ये 4 लोग मिलते हैं। इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया। किसने, स्कंदगुप्त ने। शक्रादित्य की उपाधि, कर्मादित्य की उपाधि कहोम अभिलेख में पता चलता है। कहोम अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया। और इन्होंने कई अभिलेख जारी किए, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में पता चलता है, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सूर्य पूजा किया और वहां पे दीपक जलाए। सूर्य पूजा किया और दीपक जलाया। कहोम अभिलेख से पता चलता है 5 जैन तीर्थंकरों के बारे में बताया कि उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ
और महावीर। यानी कि 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति जो है इन्होंने स्थापित करवाया। ये कहाँ से पता चलता है? कहोम अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति को स्थापित करवाया। और इनके शासनकाल का अंतिम अभिलेख है गढ़वा का अभिलेख। इन्होंने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी वृषभ शैली के इन्होंने सिक्के जारी किए। और अंतिम शासक गुप्त साम्राज्य के विष्णुगुप्त थे अंतिम शासक। इसके बाद गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। यानी अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे। अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।